हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? तो इसका राइट आंसर उसकी लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक पदार्थ की प्रकृति। नीचे यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? इस लेंस का एक उपयोग लिखिए। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर +2D। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? राइट वन यूज ऑफ दिस लेंस। तो यहाँ पे पावर दे रखी है +2D। पावर का फार्मूला होता है 1/f, लेकिन हमें यहाँ फोकल लेंथ निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f p की जगह पे आ जाएगा, p f की जगह पे। तो यहाँ पे नीचे देखिए f इज इक्वल टू 1/p। p की वैल्यू दे रखी है +2 तो 1/2। तो 1/2 कितना होता है? 0.5। तो फोकल जो लेंथ आ गई ये आ गई +0.5 मीटर। तो अगर पॉजिटिव है यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये किस टाइप का लेंस है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? इस टाइप का जो लेंस होता है इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि इसके ऊपर जो लाइट आएगी एक पॉइंट के ऊपर इसको कन्वर्ज करेगा। एक दूसरा होता है कनकेव, ये क्या करता है? डाइवर्ट करता है। ठीक है, तो कन्वेक्स का जो है यहाँ पे यूज बताना है। तो ये क्या करता है? छोटी जो इमेज होती है ना, छोटी फोटो, उनको जूम करके दिखाता है, बड़ी करके दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे इसने जो है वाहन के पीछे देखने के लिए ये मिरर का यूज़ कर दिया। ठीक है, मिरर का नहीं, यहाँ पे लेंस का पूछा है। ठीक है, मिरर का नहीं पूछा है। तो यहाँ पे लेंस में आपको याद रखना है क्या काम करता है? जो छोटी इमेज होती है उनको बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर के सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्रॉइंग ए लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नीचे यहाँ पे आप जो है इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल, राइट साइड में साउथ पोल, यहाँ पे ए, फिर B C D। ठीक है, नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं B1 B2 C1 C2। ये जो है यहाँ पे बैटरी यूज़ की गई है। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में जो है इसकी वर्किंग जो है समझ लेते हैं। तो हिंदी में देखिए, फिर इंग्लिश में दिखाऊंगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है। सेकंड है, चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरे AB और CD में धारा की दिशा विपरीत होती है अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत रहेंगे। इस प्रकार बल युग्म का निर्माण होता है। तीसरा है, यह बल युग्म जो आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है। और चौथा पॉइंट है, C1 एंड C2 विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं तथा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इसका संपर्क B1 B2 से क्रमशः होता रहता है, जिसके कारण AB और CD भुजाओं में धारा की दिशा जो की त्यों बनी रहती है। B1 और B2 को कॉम्पटेटर या स्पर्श ब्रुश कहते हैं। इसकी मदद से C1 और C2 द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती रहती है। तो ये इंग्लिश में था, सॉरी हिंदी में था, अब इंग्लिश में बात करते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी में। द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल, राइट साइड में यहाँ पे साउथ पोल। इसके नाम है P Q R और S। नीचे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी यूज की गई है। बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर है, माइनस इधर। तो यहाँ से लाइट जो है विद्युत जाएगी, इस तरीके से घूम के वापस आएगी। इनके नाम देख सकते हैं A B C D। ये यहाँ पे जो है की यूज़ की गई है, जिसको आप बटन बोल सकते हैं। इसकी वर्किंग देखिए सबसे पहले। तो वर्किंग की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन ए करंट अलाउड टू follow through and coil PQRS, the coil starts rotating anti-clockwise. This happens because a downward force acts on length PQ and at same time an upward force acting on length RS. As a result, the coil rotates anti-clockwise. Second देखिए, current in length PQ flows from P to Q and magnetic field acts from left to right, normal to length PQ.
Therefore, according to Fleming's left-hand rule, a downward force acts on length PQ. Similarly, at the upward force acts on the length RS. There are two forces cause the coil to rotate anti-clockwise. हिंदी हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, तो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश जो है यहाँ पे बता रहा हूँ. When coil completes half rotation, the position of PQ and RS interchange. The half ring D comes in contact with brush A and half ring C comes in contact with brush B. Therefore, the direction of current in coil PQRS get reversed. Now, current flows through the coil in the direction SRQP. The direction of current through the coil PQRS reversed after every half rotation. As the result, the coil rotates in same direction. The split rings help to reverse the direction of current in circuit. This is called commutator. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित कीजिए. ड्रा द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड ए बार मैग्नेट. तो यहाँ पे देखिए बार मैग्नेट है, आप देख सकते हैं. इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो है इसका पोल दिया गया है साउथ, यहाँ पे इसमें नॉर्थ. हमेशा अंदर की तरफ तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगी लाइनें, अंदर की बात हो रही है. बाहर की बात करें तो बाहर से चलेंगी यहाँ पे नॉर्थ से साउथ. बाहर की अगर बात करें तो ये चलेंगी आपकी नॉर्थ से साउथ. इस तरीके से जो है ये लाइनें आएंगी. नेक्स्ट, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, समझाइए. तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार वाम हस्त के अंगूठे तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर समकोण बनाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र में दिशा, मध्य अंगुली विद्युत की दिशा में और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा में कार्य करें, यानी कि बताएं. इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर experiences a force perpendicular to both the field and the direction of the current flows. ठीक है, यहाँ पे नीचे इसका जो है समझ सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को आप अच्छे समझ सकते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें जो अंगूठा होता है ये शो करता है मोशन को या थ्रस्ट को, जिसको फोर्स बोलते हैं. जो उंगली होती है अंगूठे के पास ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और जो करंट होता है ये आपका बीच वाली जो उंगली थी इसको शो करता है. और याद रखना सभी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं, इनकी परपेंडिकुलर होती हैं. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. Next, illustration. A left hand can be held as shown in illustration so as to represent three mutual orthogonal axes on the thumb, forefinger and middle finger. If we arrange the thumb, the center finger and forefinger on the left hand and right angles to each other, then thumb points towards the direction of magnetic force, center fingers gives direction of current and forefinger points in the direction of magnetic field. तो ये मैंने अभी बता दिया है कि जो आपका अंगूठा होता है ये शो करता है थ्रस्ट को, मोशन को. जो ये पहले वाली जो फिंगर है फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को, और जो लास्ट वाली है जिसको बोलते हैं हम मिडल फिंगर ये होती है करंट को शो करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तेल एवं वसा पदार्थों को किस गैस से प्रभावित किया जाता है और क्यों? फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आर पैक्ड विद विच गैस एंड वाई. तो तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है. तेल एवं वसा पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए प्रभावित किया जाता ताकि उनमें अपचयन न हो. इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं. ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आर फ्लैश्ड और सराउंडेड विद एन इनर्ट गैस. इनर्ट गैस का मतलब तो जो एक्टिव नहीं होती. इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन वाइल पैकिंग देम टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. दिस इज डन टू अवॉइड रेक्टिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल. ठीक है, उनके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि इन्वायरमेंट के साथ ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके जो सामान है उसको खराब नहीं करें. नेक्स्ट है NaSCO3 का सामान्य नाम व 2 उदाहरण दीजिए. राइट द कॉमन नेम एंड 2 यूजेज ऑफ NaHCO3. तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है. इसको मीठा सोडा या खाने का सोडा बेकिंग सोडा भी कहते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग प्रति अम्लों यानी कि अम्लीयता कम करने के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थों के रूप में अग्निशामक के रूप में किया जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट्स. द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaSCO3. यूजेस की बात करें तो रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ इन द स्टोमच यानी कि पेट के अंदर जो एसिडिटी उसको कम करता है. नेक्स्ट है यूज टू प्रोसेसिंग द वॉशिंग एज वाटर सॉफ्टनर. नेक्स्ट है यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर. इट इज यूज टू ईयर ड्रॉप्स कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स. इट इज यूज्ड एज न्यूट्रलाइजर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परमाणु साइज समूह में कैसे बदलता है और क्यों, वर्णन कीजिए. हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी इन ए ग्रुप, एक्सप्लेन.
तो समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक और उसके बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के कारण परमाणु का साइज बढ़ जाता है। नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं, इन जनरल एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज टू एलिमेंट्स। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज व्हेन वी गो डाउन एज ए ग्रुप बिकॉज द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो जो साइज है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में तो बी पार्ट है कि डोबराइनर के त्रिक का एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द डोबराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स विद वन एग्जाम्पल। तो देखिए, डोबेराइनर का त्रिक नियम डोबेराइनर के एक समान गुणों वाले को 3-3 के समूह में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। जिन्हें डोबेराइनर त्रिक कहा जाता है। डोबेराइनर के अनुसार बीच के तत्वों को परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भाव का लगभग औसत होता है। औसत का मतलब होता है बीच का। जैसे 1 नंबर 2 है, 1 4 और 1 6 है। अगर ये 4 बीच में है बिल्कुल, क्यों, बाहर वाले दोनों नंबरों का जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच का नंबर आएगा, जिसको हम औसत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण के लिए दिया गया कि उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम एक डोबेराइनर का त्रिक उदाहरण है। यदि ली का पहला तत्व माने तो उसमें 8वां स्थान पर Na आता है, और यदि Na को पहला तत्व माने तो उसके 8वें स्थान पर K यानी कि सोडियम आता है। नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं कि डोबेराइनर ट्रेड्स आर ग्रुप्स ऑफ 3 elements arranged in such a way that atomic weight of the middle element is almost the average of the other two। यानी कि बीच का जो एलिमेंट होगा उसका जो वेट होगा बाकी जो लेफ्ट और राइट में उनका एवरेज होगा। द एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं Li यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम एटॉमिक वेट है उनका 7, 23 और 39। यानी कि इसका जो है 7 है, इसका 23 और इसका 39 है। इनका जो है बीच का है, क्योंकि 7 + 39 को जोड़ेंगे कितना आता है, ये आता है आपका 46। और 46 का यदि मैं एवरेज निकालूँ तो 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 23। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे Ca, Sr और Ba, Cl, Br और I। क्योंकि देखिए यहाँ पे 40, 88 और 137, यदि आप बीच दोनों को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच का आएगा 88। इसी तरीके से 35.5, 80 और 127, यदि बाहर वाले दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेट। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 तत्वों के नाम लिखिए जिनकी बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नेम द 3 एलिमेंट्स हुज वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, Li और पोटासियम K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती सारणी में मेंडलीफ द्वारा कौन सा मापदंड अपनाया गया है। What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table। तो मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनकी भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों को अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाली यौगिकों की ओर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन और एवं हाइड्रोजन को इसलिए चुनाव किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाला हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए, वह प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग क्रम दिया और इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों का आवर्ती सारणी में स्थान मिल गया था और उन्होंने अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतर के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्ती सारणी बनाई। नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं कि Mendeleev used atomic mass of element as the unique criteria of the elements. He proposed that chemical property of elements and periodic function of their atomic masses, and thus he arranged the element in increasing order of their atomic masses. नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि हाउ द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले इंग्लिश में देखिए, परागकण। परागकण क्या है कि वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागण कहलाते हैं। निषेचन वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर
नज बनाते हैं निषेचन कहलाते हैं। नेक्स्ट है परागण, यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। निषेचन यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। नेक्स्ट देखिए परागण, परागण क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। निषेचन, निषेचन क्रिया दो प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन। नेक्स्ट है परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है, और निषेचन के अंदर इस क्रिया में वाहकों की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है परागकण, अनेक परागकणों का नुकसान होता है। निषेचन, इसमें परागकणों का नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट है परागकण, इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता होती है, और निषेचन में इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखिए मीनिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल्स पार्ट, जिसको बोलते हैं एंथर, ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल पार्ट स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इज द कॉमन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूनियन ऑफ मेल जीमेट, स्पर्म बोलते हैं, एंड फीमेल जीमेट, जिसको एग्स बोलते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ मैकेनिज्म की बात करें तो इट इज एक्सटर्नल मैकेनिज्म एंड टेक्स प्लेस ऑन आउटर पार्ट ऑफ फ्लोर। नेक्स्ट इट इज इंटरनल मैकेनिज्म एंड टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्लोर। पहला जो पॉइंट है ये पोलिनेशन का और दूसरा फर्टिलाइजेशन का, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन ऑक्यूर्स इन फ्लोरिंग प्लांट्स ओनली, और फर्टिलाइजेशन इज द फॉलोड बाय ऑलमोस्ट एवरी प्लांट्स एंड लिविंग बीइंग प्रेजेंट ऑन अर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्क्राइब द 3 डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रैप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि रासायनिक विधि, शल्य और भौतिक विधि, विभिन्न दवाई, यांत्रिक अवरोध। तो इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसकी इंग्लिश में भी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है। बाकी इसके तरीके देखिए, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ओरल, और नेक्स्ट है इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। तो ये बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड में हिंदी में और राइट साइड में इंग्लिश में। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आप देखते हैं, सब कुछ यहाँ पे शो किया गया है, इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। हर एक पार्ट के आपको नाम याद रखने की कौन सा क्या पार्ट है, इस साइड इंग्लिश में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम के वहन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों के परिवहन में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं उन्हें पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम। तो इसमें पहला पॉइंट है जाइलम टिश्यूज हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मटेरियल। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन फ्रॉम अपवर्ड रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन जाइलम रिक्वायर्स फिजिकल फोर्स सच एज ट्रांसपीरेशन पुल। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स डोंट इन्फ्लुएंस जाइलम ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है जाइलम टिश्यूज इंक्लूड ट्रासिड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पेरिसनमा एंड सर्विस इन दी एब्सेंट ऑफ सैप या वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फ्लोएम के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम, पहला है फ्लोएम टिश्यूज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक inhabits phloem transport. Next है phloem tissues are composed of 4 elements: sieve tube elements, companion cell, phloem fibers and phloem parenchyma and serve in the translocation of organic nutrients. नेक्स्ट इसी में देखिए एक और दिया गया है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं वायवीय श्वसन क्या आता है।
तो इसमें देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए O2 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इसमें ग्लूकोज के लिए अणु के ऑक्सीजन 3B यानी कि 3 ATP अणु बनते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसके केवल आंतरिक चरण कोशिकीय द्रव्य में होते हैं, लेकिन अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंतिम उत्पाद CO2 H2O तथा ऊर्जा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अवायवीय श्वसन, तो इसमें O2 प्रयुक्त नहीं होता। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए 2 ATP बनते हैं। नेक्स्ट है यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट है इसके अंतिम उत्पाद CO2 एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल और थोड़ी सी ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक। सबसे पहले एरोबिक देखिए, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट व्हेन दिस फॉर्म इज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। एनएरोबिक की बात करें तो ऑक्सीजन इज एब्सेंट व्हेन इन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। एरोबिक के अंदर गैसेज आर एक्सचेंज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक के अंदर गैसेज आर नॉट एक्सचेंज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एरोबिक की बात करें तो इट कैन बी फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक की बात करें इट कैन बी फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म। एरोबिक की बात करें तो ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इनएरोबिक के अंदर ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। नेक्स्ट देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, उसके उप उत्पाद क्या होते हैं। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बायो प्रोडक्ट्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषी एंजाइम की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ये बात की जा रही है स्वपोषी की, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो यहाँ पे उस उत्पाद कौन कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण के, ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश में बात करें तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट्स एंड सनलाइट्स आर नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट्स, फूड एंड O2 आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।